नमस्कार, मैं हूं पुण्य प्रसून वाजपेयी। खबरदार में बात अब आरक्षण के मद्देनजर। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी टीम को यूपी चुनाव से पहले बिहार वाली फीलिंग आ रही है। जरूर आ रही होगी, क्योंकि आज एक ऐसा बयान सामने आया जो यूपी चुनाव में टीम मोदी के अरमानों पर किसी बम की तरह फूट सकता है। और यह बयान और किसी ने नहीं बल्कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ उनके सबसे प्रिय विषय आरक्षण पर ही देकर चला गया। और टीम मोदी की दिक्कत यही होगी कि संघ का यह सबसे प्रिय विषय चुनाव में बेहद घातक साबित होता है, हानिकारक साबित होता है, जैसा कि बिहार चुनाव में हो चुका है। तो संघ के प्रमुख मोहन भागवत ने आरक्षण की समीक्षा करने की बात बिहार चुनाव से ऐन पहले कही थी। क्या हुआ, किस रूप में हुआ, उसके बाद परिणामों में जतला दिया। और अब संघ प्रचार प्रमुख मनमोहन वैद्य ने आरक्षण पर वही कुछ बोल दिया, वह भी उत्तर प्रदेश के चुनावी माहौल में, जिस उत्तर प्रदेश पर मोदी की 2019 की पूरी पावर पॉलिटिक्स टिकी है। तो आइए पहले सुनते हैं कि संघ के प्रचार प्रमुख मनमोहन वैद्य ने आरक्षण पर कहा क्या और यह बयान किस तरह से एक चुनावी चिंगारी बन सकता है। किसी भी राष्ट्र में हमेशा के लिए ऐसा आरक्षण का प्रावधान रहना ये अच्छा नहीं है। जल्द से जल्द इसकी आवश्यकता निरस्त होकर सबको समान अवसर देने का स्थान समय आना चाहिए। मोदी के यूपी वाले अरमानों पर आरक्षण वाला बम फूटा। यूपी भी मोदी के लिए बिहार वाले रास्ते पर जाएगा। बीजेपी की धड़कनें बढ़ा देने वाला आरक्षण पर बयान। यूपी से न जाने कितनी उम्मीदें लगा रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अरमानों पर क्या एक बार फिर ठीक उसी तरह का बम फूटने वाला है जिस तरह का राजनीतिक बम बिहार चुनाव के दौरान फूटा था। और इस राजनीतिक बम का नाम है आरक्षण। वही माहौल, वैसा ही चुनाव, वही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और ठीक वही बयान। तब खुद संघ के प्रमुख मोहन भागवत ने कहा था, अब संघ के प्रचार प्रमुख मनमोहन वैद्य ने कहा है। जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल में मनमोहन वैद्य से आरक्षण व्यवस्था पर एक सवाल किया गया। सवाल यह था कि क्या मुस्लिमों को आरक्षण देने से उनका सामाजिक स्तर बढ़ेगा। मनमोहन वैद्य ने कहा कि आरक्षण का विषय दलित और आदिवासियों के लिए अलग से आया। उनका समाज में शोषण हुआ है, उनको साथ लाने के लिए संविधान में शुरू से आरक्षण का प्रावधान है। अंबेडकर ने कहा था कि किसी भी राष्ट्र में आरक्षण की व्यवस्था रहे, ये भी ठीक नहीं है। सबको समान अवसर दिए जाएं, शिक्षा मिले, इसके अलावा आरक्षण देना अलगाववाद को बढ़ावा देना है। डॉक्टर आम्बेडकर जी ने कहा है कि किसी भी राष्ट्र में हमेशा के लिए ऐसा आरक्षण का प्रावधान रहना ये अच्छा नहीं है। जल्द से जल्द इसकी आवश्यकता निरस्त होकर सबको समान अवसर देने का स्थान समय आना चाहिए, ये भी उन्होंने कहा है। और इसलिए वो आरक्षण की सिवाय बाकी अन्य आरक्षण के बदले में सबको अवसर अधिक दिए जाए, शिक्षा अधिक दी जाए, इस प्रकार प्रयत्न करना चाहिए। इसके आगे आरक्षण देना थोड़ा अलगाववाद बढ़ाने वाली बात है, ऐसा लगता है। लेकिन जब चुनाव का माहौल हो तो आरक्षण जैसे मुद्दे पर ऐसा कोई बयान राजनीतिक चिंगारी से कम नहीं होता। और जब ऐसा बयान संघ के विचारक, प्रचार प्रमुख और प्रवक्ता का हो तो राजनीतिक चिंगारी भड़कना तय था। यूपी चुनाव के माहौल में संघ के प्रवक्ता का यह बयान बड़े राजनीतिक मोड़ भी ले सकता है, जैसा कि बिहार चुनाव के दौरान हुआ था। तब संघ के प्रमुख मोहन भागवत ने संघ के मुखपत्र ऑर्गेनाइजर को दिए गए एक इंटरव्यू में कहा था कि आरक्षण की समीक्षा के लिए गैर राजनीतिक कमेटी बनाई जानी चाहिए। जिसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार की रैलियों में सफाई देते हुए घूम रहे थे। हिंदुस्तान के लिए आज मैं विश्वास दिलाता हूं कि आप में से रत्ती भर आरक्षण कोई छीनने की कोशिश करेगा और किसी और संप्रदाय के नाम पर देकर के वोट बैंक की राजनीति करने की कोशिश करेगा, मोदी आपके आरक्षण की सुरक्षा के लिए अपनी जान की बाजी लगा देगा। लेकिन मोदी कितनी भी सफाई देते रहे, बिहार में बीजेपी को करारी हार से बचा नहीं पाए। माना यह गया कि बिहार में मोहन भागवत के आरक्षण वाले बयान ने बीजेपी के वोटों का खेल बिगाड़ दिया था, जिसके बारे में बाद में बीजेपी के कई सांसद तक कहते रहे हैं। इनमें से एक सांसद हैं हुकुमदेव नारायण। सवाल यह है कि क्या ये यूपी में बीजेपी की राजनीति के लिए बिहार वाला मूवमेंट है, जिसमें आरक्षण का बयान फिर संघ से निकला, और क्या यही बयान बीजेपी के यूपी वाले अरमानों पर बम की तरह फूटेगा।
जहां दलित और पिछले वर्ग के वोटों के लिए हर दल में कांटे की टक्कर है और हर चुनावी टिकट देने में आज भी कास्ट फैक्टर काम करता है। बीजेपी ने अभी से सफाई देना शुरू कर दिया है। मनमोहन वैद्य भी अब आरक्षण पर बोलने के बाद सफाई दे रहे हैं। लेकिन क्या इस सफाई देने से बीजेपी का डैमेज कंट्रोल हो पाएगा? शायद नहीं, क्योंकि राजनीतिक विरोधियों को बड़ा मुद्दा मिल गया है। कल मायावती भी आरक्षण के मुद्दे पर बात करने के लिए सामने आएंगी। सवाल यही है कि क्या संघ का आरक्षण पर फिर से बोलना बीजेपी के लिए चुनाव से पहले कुल्हाड़ी पर पैर मारने जैसा है? आज तक ब्यूरो। बहुत सारे चुनावी आंकड़े हर जहन में आ रहे होंगे। बिहार में हुआ, कितना हुआ, किस रूप में हुआ, कितनी दलित की तादाद है, कितने आरक्षण के दायरे में आने वाले तबके हैं, इन सब पे चर्चा के लिए इस वक्त हमारे साथ लखनऊ से शरद प्रधान जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, और संजय कुमार हमारे साथ हैं जो सफोलॉजिस्ट हैं। संजय, पहला सवाल तो यही सबके जहन में आ रहा होगा कि उत्तर प्रदेश की चुनावी बिसात में जब ऐसा वक्तव्य आया है जो बिहार की तरह मेल खाता हुआ है, तो वो कितना बड़ा हिस्सा है वोट बैंक का जो प्रभावित करेगा? प्रसून, बहुत बड़ा वोट बैंक का हिस्सा है। तकरीबन 18 से 20% दलित हैं जो आरक्षण के जिनका फ़ायदा मिलता है, और इसके साथ ही साथ बहुत बड़ी तादाद में ओबीसी हैं जिनको हम अदर बैकवर्ड कास्ट कहते हैं, अत्यंत पिछड़े वर्ग। इनकी तादाद भी तकरीबन 30% के आसपास यूपी के मतदाताओं के बीच में है। अगर दोनों को जोड़ दें तो लगभग 45 से 50% मतदाता ऐसे हैं जो आरक्षण का जिनको फ़ायदा मिलता है, और अगर इस तरह का वक्तव्य आता है तो निश्चित रूप से ये किसी न किसी प्रकार से नाराज होते हुए दिखाई पड़ेंगे। शरद प्रधान जी, एक तरफ बीजेपी सोशल इंजीनियरिंग की दिशा में जा रही है, टिकट बांट रही है, उसी तबके के लोगों को बहलाने फुसलाने की स्थिति में भी आ रही है, लेकिन ऐसा वक्तव्य क्या घातक है? ये तो बिल्कुल ऐसा हो गया कि आप बैल मुझे मार। और ये क्यों किया, मुझे तो कभी कभी ये भी शक हो रहा है कि शायद आरएसएस का बाय डिजाइन है और कुछ ऐसी साजिश चल रही है, क्योंकि मोदी जो हैं वो आरएसएस और बीजेपी से ऊपर निकल चुके हैं और आज मोदी सेंट्रिक इलेक्शन होने लगे हैं, तो शायद इनसे बर्दाश्त नहीं होता है और ये बाय डिजाइन किया गया है मोदी को डैमेज करने के लिए, क्योंकि यूपी में इलेक्शन आज भी जो है वो मोदी के नाम पे वोट पड़ रहा है, या जो भी आगे जो बीजेपी का नाम नहीं लेता है। और अभी जो डिमोनेटाइजेशन से जो एक इफेक्ट हुआ था कि गरीब और अमीर के बीच में एक जो डिवाइड क्रिएट हुआ है, उस गरीब तबके में तमाम ऐसे लोग हैं जो ट्रेडिशनल बीजेपी वोटर नहीं थे, जो पारंपरिक बीजेपी का वोट नहीं डालते हैं, और बसपा के वोटर थे। उसमें भी एक सेक्शन था जो मोदी की तारीफ करने लगा था। तो ये तो सारा उलटफेर हो जाएगा। तो ये मुझे नहीं, एक मिनट शरद प्रधान जी, आप जिस बात का जिक्र कर रहे हैं डिमोनेटाइजेशन के जरिए, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर के तमाम भाषणों में ये वाकई अब सही आप कह रहे हैं कि रईस और गरीब का जिक्र के बीच में प्रधानमंत्री खुद को खड़ा करते रहे। अब ये सवाल है कि वो गरीब हिस्सा ही उस आरक्षण के दायरे में है और वो उसके सामने अब अंतर्विरोध है या एक फैसले, क्या स्थिति बनेगी? इससे आज की डेट में तो ये बिल्कुल उनको सोचना पड़ेगा, और मायावती जैसे लोगों को मौका मिल जाएगा कहने का कि देख लीजिए, हम तो पहले भी कहते थे कि ये विरोधी, ये दलित विरोधी है, और ये आप जिन्होंने प्रूव कर दिया। और ये जो आम धारणा है कि आरएसएस कंट्रोल करती है बीजेपी को, जो कि मोदी शर्तियां उनके कंट्रोल में नहीं है और ये उनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है, तो ये मुमकिन है कि ये जानबूझ के किया जा रहा है किसी लेवल से कि मोदी को ही डैमेज कर दो। क्योंकि आज ये कई दफे मैं देखता हूं आरएसएस वाले यहाँ किन लोगों से इंटरैक्ट करते हैं तो वो ये बात करते हैं, बार-बार ऐसा क्यों बोल रहे हैं मोदी को? नहीं शरद जी, आप ये जो जिक्र कर रहे हैं मोदी को ही आप इफेक्ट कर दो। प्राइम मिनिस्टर मोदी भी स्वयंसेवक तो रहे हैं, कहां इनकार है, और आरएसएस नहीं वो तो रहे हैं, लेकिन आज की डेट में आप देखिए, जब से वो प्राइम मिनिस्टर बने हैं वो कम्युनल बातों से दूर रहते हैं, सांप्रदायिक जिक्र नहीं करते, अपनी इलेक्शन रैलीज में सांप्रदायिकता की बात नहीं करते, हिंदुत्व की बात नहीं करते हैं। ये आरएसएस को बुरा लगता है। मेरा व्यक्तिगत जानकारी है, यहां पे जो आरएसएस की जो जमात है वो हमेशा इस बात का जिक्र करती है और वो इस पे बड़ा एम्फसाइज करती है कि मोदी अपने नाम पे नहीं जीते हैं, ये हिंदुत्व की वजह से जीते हैं। वो समझते हैं पोलराइजेशन के बियॉन्ड वो सोचते नहीं है, और नतीजा क्या है कि आरएसएस का जो दायरा है वो एक लिमिट है, उनकी रीच उसके बियॉन्ड नहीं है, लेकिन उनकी सोच ऐसी है कि वो चाहते ही नहीं है
कि एडिशनल वोट हमारे पास आए। नहीं, इस प्रकार का ओके। कोई कार्य मतलब मोदी ने क्या किया है कि जो ट्रेडिशनल आप बीजेपी स्ट्रेटेजिकली वोटर था, प्राइम मिनिस्टर मोदी के वक्तव्यों को देख रहे हैं। संजय जी, दूसरा हिस्सा एक मेरे ख्याल से कहना चाहिए, क्योंकि अमित शाह अध्यक्ष बने तो उन्होंने बयान दिया था कि हमने पहला ओबीसी प्राइम मिनिस्टर देश को दिया है। बिल्कुल। यानी कास्ट लाइन पे बीजेपी रही है। और अब जब बीएसपी से मान लीजिए स्वामी प्रसाद मौर्य छोड़ के आए तो उनको टिकट दिया जाए। अलग अलग कास्ट के हमने बिहार में भी देखा था, पासवान, कुशवाहा, इन सबको टिकट दिया। ये जो हिस्सा है, क्या वो हिस्सा बिहार चुनाव में तो साथ था, 2 डिजिट में भी नहीं पहुंच पाए थे जो साथ में दूसरे दल आए थे, 2014 की हवा में उनको चाहे लाभ मिल गया। अब ये तबका क्या करेगा, ये माइंडसेट क्या होगा इसके बाद? देखिए, इस बयान से निश्चित रूप से बीजेपी और उसके सहयोगियों को बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है उत्तर प्रदेश में। बीजेपी को इस बात का बिल्कुल एहसास है कि जो अपर कास्ट के वोटर हैं वो तो बीजेपी के साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन सिर्फ उस वोट से बीजेपी चुनाव नहीं जीत सकती। उनको अपनी चुनाव को जीतने के लिए उनको एड ऑन वोट चाहिए, और वो कौन हो सकते हैं? मुस्लिम मतदाता उनके साथ आएगा नहीं, वो दलितों को कुछ तोड़ने की कोशिश करेंगे। और बड़ी नज़र है उनकी जो ओबीसी वोटर हैं उन पर बहुत बड़ी नज़र थी। और ये सब जिसका आपने जिक्र किया, मौर्य को बीजेपी का प्रेसिडेंट बनाना, ये सब उस तहत उस नजरिए से ये सब काम किया जा रहा था। लेकिन ये सब जो है सब उल्टा पड़ जाएगा, उल्टा पड़ जाएगा, आप ये कह रहे हैं। लेकिन हम इससे आगे की स्थिति में आरक्षण शब्द चुनाव के दौर में कितना घातक होता है, और क्या कहा मनमोहन वैद्य ने, जो कि मौजूदा वक्त में प्रवक्ता है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के। जरा पहले हम सुनाते हैं, ये जयपुर लिटरेचर फंक्शन में कहा गया है। आरक्षण का विषय भारत में एक शेड्यूल ट्राइब के लिए अलग संदर्भ में आया है। इस हमारे समाज के बांधवों को हमने सैकड़ों साल तक सम्मान से, सुविधाओं से, शिक्षा से वंचित रखा है। ये बहुत अन्याय हुआ है, ये एकदम गलत हुआ है। उसका परिमार्जन करने की जिम्मेदारी हमारी है। एक पर्टिकुलर कास्ट में पैदा होने का उनको सबसे दूर रखा गया, ये ठीक नहीं है। इसलिए उनको साथ लाने के लिए आरक्षण का प्रावधान संविधान में आरंभ से किया गया है। यह भी कहा, डॉक्टर आम्बेडकर जी ने कहा है कि किसी भी राष्ट्र में हमेशा के लिए ऐसा आरक्षण का प्रावधान रहना ये अच्छा नहीं है। जल्द से जल्द इसकी आवश्यकता निरस्त होकर सबको समान अवसर देने का समय आना चाहिए, ये भी उन्होंने कहा है। और इसलिए वो आरक्षण की सिवाय बाकी अन्य आरक्षण के बदले में सबको अवसर अधिक दिए जाए, शिक्षा अधिक दी जाए, इस प्रकार प्रयत्न करना चाहिए। इसके आगे आरक्षण देना थोड़ा अलगाववाद बनाने वाली बात है, ऐसा लगता है। जो बात मनमोहन वैद्य ने कही, वही बात कमोवेश मोहन भागवत ने पांचजन्य या ऑर्गेनाइजर को दिए इंटरव्यू में बिहार इलेक्शन से पहले कही थी। शरद प्रधान जी, एक बात बताइए, क्योंकि बिहार, एक मिनट, एक सवाल यह है कि लालू ने बड़ी महीन तरीके से उस दौर में मोहन भागवत के बयान को पकड़ा था और बहुत ही सरल तरीके से बिहार के वोटरों के बीच एक संवाद बनाना शुरू किया था। आज भी हम बताएंगे, हमारे संवाददाता उनसे पहुंचे जब बातचीत करने के लिए, वो क्या कहते हैं। यूपी में कोई नेता है ऐसा जो इसको संवाद बहुत सामान्य तरीके से लोगों की भाषा में उनके साथ चलते चला जाए? और क्योंकि लालू की एक खासियत है कि अब यूपी में है कोई? देखिए, अखिलेश यादव के पार्टी में अभी तो फिलहाल जो लोग हैं उनमें कोई ना कोई, अखिलेश यादव खुद भी मेरे ख्याल पहल करेंगे इसमें, और कांग्रेस भी इसका फायदा उठाएगी। लेकिन अखिलेश यादव की पार्टी में जरूरी है, इस वक्त ऑफ हैंड तो ऐसा नहीं दिखता है, लेकिन जिस तरह के जैसे नरेश अग्रवाल हैं, लेकिन वो बोलेंगे तो इसका इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। yes. कोई बैकवर्ड ओबीसी का जो है, जिसकी जो अच्छी पकड़ है जुबान पे, और लालू की तरीके का तो अब इक्विवेलेंट मुझे नहीं नजर आता है कोई, लेकिन जो भी होगा इसके मैसेज जाएगा डीप। और मायावती इसको खड़ी भाषा में खुलेआम इस्तेमाल करेंगी बीजेपी के अगेंस्ट। ये बहुत ही घातक हुआ है, चाहे ये अनजाने में हुआ हो, चाहे ये बाय डिजाइन हुआ हो। अनजाने में मतलब है कि इनकी जहनियत ही ऐसी है, इनकी सोच ऐसी है। तो ये चीज कन्विंस हो जाएगा तो वो वोटर जिसे मोदी टैप कर रहे थे इस जरिए से कि जो ये जो रिच एंड पुअर का डिवाइड क्रिएट करके, उसमें जरूर इससे बहुत नुकसान होगा इनको। हम इसके आगे आए, लेकिन उससे पहले हम लालू यादव का हिस्सा आपको जरा सुनाते हैं। हमारे संवाददाता उनसे जब पहुंचे, उनसे बातचीत करने के लिए, तो किस राजनीतिक शब्दों के जरिए उन्होंने पूरे समाज
को एक संबोधित किया और उत्तर प्रदेश की सियासत को भी साधा। जरा ये सुनिए पहले। आरक्षण पर लेकर एक बार उत्तर प्रदेश चुनाव से पहले बड़ा बयान आया है मनमोहन वैद्य की तरफ से। कह रहे हैं कि आरक्षण को जो है एक समीक्षा होनी चाहिए, अलगाववाद इससे बढ़ता है। लालू जी हमारे साथ है इस वक्त। लालू जी, मोहन वैद्य का ही बयान नहीं है, सोची समझी आरएसएस का नरा, ये स्पोक्समैन आरएसएस का ये बोला है। फिर इनको अभी होश नहीं है। बिहार के चुनाव के पहले भी कहा था कि आरक्षण को रिव्यू किया जाए, आरक्षण खत्म किया जाए, और उसमें हमने ये सब सवाल चलाया था कि ये सत्ता के घमंड में अपने गुरु गोलवलकर, एमएस गुरु गोलवलकर, ये बंच ऑफ थॉट जो किताब है, इसके पन्ना के अंदर लिखा हुआ है सब कि ये गुरु ने कहा था, ये इनके जो गुरु, यही उनके पूजनीय हैं, यही सब कुछ है। और इनके एजेंडा कोई लोग लगाना लागू करना चाहता जिसमें इन्होंने मना किया रिजर्वेशन नहीं मिलना चाहिए। इन्होंने ही मना किया इस किताब में कि काशी विश्वनाथ टेम्पल में अगर कोई दलित आ जाए पूजा करने या दलित लीडर आ जाए तो उसको खाली पाव लटका के पीट लेना के हटाना चाहिए। इसमें बहुत सारी बातें हेटरेट है इस बंच ऑफ थॉट में। और उत्तर प्रदेश के चुनाव के पहले इन्होंने फिर, इनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है और इसका खमियाजा इनको उत्तर प्रदेश के चुनाव में भोगना पड़ेगा। और ये बंच ऑफ थॉट किताब गुरु गोलवलकर के, इनके गुरु को हम लेके घूमेंगे और सब पढ़ पढ़ के सुनाएंगे फैसला वहाँ की जनता का। इस मोहन भागवत ने भी बिहार में ऐसा बयान दिया था, अभी उत्तर प्रदेश से पहले मोहन वैद्य ने दिया है। क्या लगता है ये मानसिकता है इसको आपने, और इसकी वजह से बीजेपी को नुकसान हुआ था बिहार में? अरे नुकसान क्या, तो बीजेपी कोई पार्टी है? ये भारत जलाओ पार्टी सब हेटरेट और कम्युनलाइज सब सोसाइटी को एक तरफ कर रहा है, दूसरी तरफ इतना बड़ा समाज इस देश में 80% पिछड़ा, दलित और माइनॉरिटी, उसके अधिकारों को जिनको रिजर्वेशन है छीनना चाहता है। ये तो छीन लेगा, सब कुछ छीन लेगा अगर हम लोग ढीला रहते तो। यही तो बात बिहार चुनाव में ही लाए थे और जाना पड़ा, इनको खाली पैर जाना पड़ा। वही हाल यूपी में भी होगा, वही हाल कि उससे बुरा हाल हो जाएगा उत्तर प्रदेश में। आई सब किताब लेके हम घुमाएंगे, हम जब जाएंगे कैंपेन में तो सब जगह। आप भी कैंपेन करेंगे समाजवादी पार्टी के लिए, तो आप इस मुद्दे को उठाएंगे वहां पर भी, जैसे बिहार में भी आपने उठाया था? अरे तो ये तो उठाएंगे ना, तो ये तो उठा दिया वही ना, आरएसएस उठा दिया तो हम उसमें पीछे रहेंगे। हम इस देश के पिछड़ों को, दलितों को, अकलियत को या जो गरीब है उसके अधिकारों के हम लोग संरक्षक हैं, हम उसके नेता हैं। सारे लोग तैयार हो जाइए, उत्तर प्रदेश हो या सब जगह हो, ये सब देखिए छीनना चाहता है रिजर्वेशन, आज बोल दिया टीवी में। आखिरी सवाल पे पूछेंगे, बीजेपी अब बचाव के मुद्रा में आ गई, कह रही है कि बयान से कन्नी काट रही है, ऐसा नहीं कहना था उनका। अरे इन लोगों का तो यही चरित्र है, शाम को बोलेगा, जब पकड़ाएगा तो पलटी मार देता है। इन लोगों पर विश्वास नहीं, ये शाम को बोलेगा, सवेरे पलटी मार देगा। यही है इसका चरित्र आरएसएस और बीजेपी का। शरद जी, कौन सा नेता है उत्तर प्रदेश की राजनीति में जो बंच ऑफ थॉट बुक लेकर गोलवलकर की किताब हाथ में रखते हुए एक संवाद बहुत सरलता से उस समाज में फैला रहा है? उत्तर प्रदेश की राजनीति में साधा जा सकता है मायावती से इतर कोई है? मुझे नहीं लगता, लालू जी के अंदाज में तो कोई नहीं बोल सकता है। और जिस तरीके का इन्होंने अब बंच ऑफ थॉट्स ला करके, मुझे नहीं लगता कि फिलहाल समाजवादी पार्टी में इस प्रकार का कोई नेता है जो इस तरीके से इतने डीपली इस इश्यू को रेज कर सके और इस अंदाज में करके जो कि एक मामूली आदमी के दिल तक पहुंचेगी आवाज। तो बट लालू जी इनके कैंपेन में आएंगे और मुझे लगता है कि ये उस तरीके से बढ़ेगी। और अब देखिए, अभी तो अखिलेश यादव की टीम ही नहीं तैयार हुई है, जो कैंपेनिंग कौन करेगा और कौन पॉलिटिकल मैनेजमेंट करेगा, अभी तो ये सब चीजें चल रही हैं। लेकिन जो फिलहाल जो चेहरे बड़े बड़े दिखते हैं उनमें किसी में ये अंदाज नहीं है जो लालू प्रसाद यादव में। हम संजय इसके साथ एक मिनट हम उसके साथ आ रहे हैं, यूपी का हिस्से में आ रहे हैं, क्योंकि पंजाब में भी बड़ी तादाद है दलितों की। ये प्रभाव बड़ी संख्या में है, सबसे बड़ी संख्या में पंजाब में मौजूद है। ये जो असर की बात बार बार हो रही है, इसकी संवेदनशीलता असर उस तबके पर डालती है या उस तबके के वोट को चाहने वाले नेता इसको एक्सप्लॉइट करते हैं? क्या है तरी, दोनों में क्या मैसेज है,
कन्वे कैसे होता है? देखिए, मैसेज को वोटर तक ले जाना पड़ेगा ही। अगर इस और ये मान लेना कि इस वक्तव्य को सारे वोटरों ने सुन लिया होगा, ये तो मुझे लगता है कि थोड़ी परिकल्पना करनी होगी कि सबने सुन लिया हो। इस मैसेज को वोटर तक ले जाने का जरिया कोई ना कोई चाहिए, और वो जरिया पॉलिटिकल पार्टी और लालू पॉलिटिकल यादव ने लीडर 216 सभाएं की थी उसके बाद, और हर सभा में इसी बात का जिक्र करते बिल्कुल थे। अगर इस बात को अपोजिशन लीडर्स, चाहे वो समाजवादी पार्टी की जिसका जिक्र हम यूपी के लिए कर रहे हैं, कांग्रेस के लिए कर रहे हैं, या पंजाब में, अगर ये पॉलिटिकल पार्टीज और लीडर्स इसको कैंपेन नहीं करेंगे, इन मुद्दों को अगर जनता तक नहीं ले जाएंगे, तो नेचुरली इसका फायदा वो नहीं उठा सकते। ओके, अब शरद प्रधान जी, एक दूसरा हिस्सा इसका यह है कि प्राइम मिनिस्टर जब पहुंचे थे मोहन भागवत के बयान के बाद, बिहार में जब रैली कर रहे थे, तो उन्होंने कहा था तुम आपका आरक्षण कोई नहीं लेगा, मेरी जान चाहे चली जाए, और वो मैसेज और बड़ा हो गया। तो वो भी एक गलती मानी जा रही थी कि प्राइम मिनिस्टर को इस तरह कहना नहीं चाहिए था कि आरक्षण का जिक्र जिस तरीके से कर दिया गया, उसने कहीं ज्यादा चीजें फैला दी। बीजेपी किस मोड में होगी? बिल्कुल, अब देखिए, आज की डेट में जब प्रधानमंत्री आएंगे तो उनको इसकी सफाई इस कदर देनी पड़ेगी, और एक दफे सफाई देने के बाद जब दूसरी दफे देंगे तो उनके लिए बहुत ही कठिन टास्क है। ये डैमेज कंट्रोल करना, अब उनकी सारी एनर्जी इसी में चली जाएगी कि किस तरह डैमेज कंट्रोल करें। आप ये पूरा ये कैंपेन को, इसीलिए मुझे बार बार शक होता है कि आरएसएस बाय डिजाइन चाहती नहीं है कि मोदी आगे बढ़े। ये उसकी कारण ये हो सकता है क्योंकि मोदी लार्जर देन लाइफ हो गए हैं, मोदी का के नाम पे इलेक्शन वोटिंग नहीं शरद जी, हमको लगता है कि आप, आरएसएस की जरूरत है मोदी का जीतना, और आरएसएस के कैडर का राजनीतिक उपयोग करना बीजेपी की जरूरत है। ये मेरे ख्याल से मिला हुआ है। नहीं, वोट ये सोच है। देखिए, 2014 का इलेक्शन ये हिंदुत्व के नाम पे नहीं जीता गया था। बिल्कुल आज की डेट में देखिए वही वाली बात जो संजय कुमार कह रहे थे कि जब तक आप एडिशनल वोट नहीं लेते हैं, यानी कि टॉप अप, आपका कोर वोट जो बैंक है, कोर वोट बैंक तो हिंदुत्व वाला है बीजेपी का, जब उसको एडिशनल वोट मिलता है तभी वो जीतने की, आज हर पार्टी की यही स्थिति है। तो मोदी तो ये आरएसएस वाले ये बोल करके मोदी का वो एडिशनल वोट बैंक जिसे मोदी बार बार टैप करते हैं जी, वो जाहिर है कि रुक जाएगा। और ये उसमें ये रिजर्वेशन वाला तबका बहुत बड़ी तादाद में है। मोदी खुद बैकवर्ड हैं, खुद उस राजनीति को बिलोंग करते हैं, तो उन्हें जो अपील करते हैं, इसी के लिए प्रसून मैं बार बार कहता हूं कि 2014 की बीजेपी की जीत को और 1999 की जीत को अगर आप देखेंगे तो 99 और 98 का जो लोकसभा का जीत था वो हिंदुत्व का जीत था, वो बिल्कुल बीजेपी का कोर वोटर था। 2014 का वोटर का जिक्र जब कर रहे हैं तो क्या आरक्षण पर दिया गया बयान वाकई इतना घातक है कि बीजेपी की पूरी राजनीतिक बिसात को उलट सकता है? संजय जी, एक सवाल, आखिरी सवाल आपसे, जो कोर वोटर है बीजेपी का और जो स्ट्रेटजी के बाद जिसे कोर वोटर बीजेपी मान रही है कि वो सोशल इंजीनियरिंग के जरिए आ रही है, क्या इस आरक्षण पर दिए बयान के बाद वो छिन्न भिन्न होगा, पूरी तरह शिफ्ट होगा, या फिर बाकी राजनीतिक दलों की स्ट्रेटजी पर है? नहीं, पूरी तरह तो शिफ्ट हो जाएगा ऐसा मानना तो बिल्कुल ही मुझे लगता है बेईमानी होगी। जब हम किसी कोर वोट बैंक की भी बात करते हैं, कहते हैं कि कोई एक जाति किसी पार्टी का वोट बैंक है, तो वो भी तकरीबन 60 से 70% वोट देते हैं, तो पूरा का पूरा सरक जाएगा बीजेपी के से और किसी दूसरी पार्टी की तरफ चला जाएगा, ऐसा तो अंदेशा नहीं है। लेकिन निश्चित रूप से इस बयान का नुकसान बीजेपी को जरूर होगा। उन जो ये तबका है जिसको आरक्षण का फायदा होता है, उनके मन में दुविधा होगी और वो अब 2 बार सोचेंगे बीजेपी को वोट देने के पहले। आखिरी सवाल शरद प्रधान जी, मुस्लिम वोट बैंक बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है पूरी राजनीति में, उत्तर प्रदेश की राजनीति में। इधर से इस बयान के बाद क्या मायावती को लाभ होगा या समाजवादी पार्टी लाभ उठाना की सोचेगी? क्या स्थिति बनेगी? नहीं, इसमें तो समाजवादी पार्टी का ही लाभ होगा। जहां तक मुस्लिम वोट का सवाल है, वो जब से समाजवादी पार्टी में अखिलेश एक तरीके से कमांड में आ गए हैं, तब से बड़ा क्लियर हो गया कि जो मुस्लिम्स का जो एक लगता था कि थोड़ा बहुत वो ड्रिफ्ट कर रहा है मायावती की तरफ, वो बिल्कुल रुक गया है। और अब लोगों को, और कांग्रेस के साथ अगर गठबंधन क्लियर कट हो जाता है तो और ज्यादा कंसोलिडेशन समाजवादी पार्टी के ही फेवर में होगा। इससे मायावती को फायदा नहीं हो, मायावती का वो फायदा हो सकता है कि जो दलित डिमोनेटाइजेशन की वजह से शिफ्ट करने की सोच रहा था वो शायद रुक जाए। तो लेकिन इससे कुल मिलाकर के अल्टीमेटली नुकसान होगा बीजेपी का। देखिए, सारा वोट नहीं जाता है, लेकिन ये इलेक्शन कांटे की लड़ाई है और इस इलेक्शन में एक एक वोट मैटर करेगा जी। तो इस वजह से, और मोदी के लिए इतना क्रूशल है कि आपने खुद ही कहा कि 2019 के लिए, चलिए बोल देते हैं तब, ये खतरे की घंटी है जो मनमोहन वैद्य, जो कि आरएसएस के
प्रवक्ता हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं उनकी तरफ से जो बयान दिया गया, ये बीजेपी के उत्तर प्रदेश के चुनावी बिसात के लिए एक खतरे की घंटी है। बहुत बहुत शुक्रिया शरद जी आपका, और संजय जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया।